स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में और शुरू करते हैं आज का किस्सा। किस्सा है सुष्मिता का। सुष्मिता हरियाणा के एक गांव में रहने वाली थी। अब हरियाणा के जो कुछ ऐसे पिछड़े गांव हैं जहां पर आज भी शिक्षा की कमी है, लेकिन सुष्मिता एक ब्राइट स्टूडेंट थी। सुष्मिता हमेशा ये सोचती थी कि जब वो ग्रेजुएशन करेगी तो वो शहर से ही करेगी। हालांकि वो तो मजबूरी भी थी शहर से करने की, कि गांव में तो ग्रेजुएशन के लिए कोई भी संस्था थी नहीं। लेकिन शहर से करने का मतलब उसके पास के शहर से नहीं। जो एक छोटा सा कस्बा था वहां पर कॉलेज तो था, लेकिन वो कॉलेज सुष्मिता को कुछ खासा पसंद नहीं था। वहां पर वो डिग्री भी शायद नहीं थी जो सुष्मिता करना चाहती थी। इसलिए वो रुख करती है बड़े शहर का, यानी कि करनाल का। करनाल में एक से बढ़कर एक कॉलेज। लेकिन सुष्मिता जब उस कॉलेज में जाती है जो उसके पसंद का कॉलेज था, वहां पर उसको एडमिशन मिल भी जाती है। लेकिन दिक्कत अब आ रही थी एक चीज की, वो थी रहने की। करनाल से सुष्मिता का गांव तकरीबन 125 किलोमीटर दूरी पर था। रोज अप डाउन तो होना नामुमकिन था। सुष्मिता के माता पिता भी लिबरल थे, कुछ ऐसी बात नहीं थी कि भाई बेटी को घर से बाहर नहीं भेजना, इसलिए उनको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं थी। अब जो हॉस्टल था वो भी भर चुका था, क्योंकि सुष्मिता को इस बारे में शायद बहुत ज़्यादा पता नहीं था कि भाई जल्दी एडमिशन लेनी चाहिए ताकि जो हॉस्टल है वहाँ पर वैकेंसी मिल सके। कॉलेज के आसपास जो हॉस्टल थे यानी पीजी टाइप थे, वहाँ पर भी किसी भी तरीके की कोई वैकेंसी नहीं थी। हाँ, एक इनको बिल्डिंग मिली जो लड़कियों की ही रहने के लिए थी, हॉस्टल था उनका, पीजी था, और वहाँ पर सुष्मिता को एक शेयरिंग में रूम मिल गया। सुष्मिता को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि उसको शेयरिंग में मिले या अकेला मिले। वैसे तो वो चाहती थी कि उसको शेयरिंग में ही मिले, क्योंकि सुष्मिता इंट्रोवर्ट नहीं थी, वो लोगों से बात करना उसको पसंद था और वो चाहती भी थी कि कोई ना कोई साथ हो। अब वो उसको साथ मिला अवंतिका के रूप में। सुष्मिता और अवंतिका दोनों की बहुत जल्दी बनने लग पड़ी। हालांकि जो अवंतिका है वो एक शहर से ताल्लुक रखती थी, दोनों के रहन सहन में काफ़ी फ़र्क था, परवरिश का भी काफ़ी फ़र्क था, लेकिन दोनों की जो बॉन्डिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा बन चुकी थी। अब आम तौर पर बातें होती हैं कि जिस भी कमरे में, यानी कि ख़ास तौर पर मैं अगर किसी रूम की बात करूँगा हॉस्टल के, या किसी भी कमरे की, किसी भी घर की बात करूँगा, तो नेचुरली बात है वो भूतिया ही होगा, इसलिए तो मैं बात करूँगा। लेकिन जिस कमरे में सुष्मिता और अवंतिका रह रही थी, उस कमरे में कुछ ऐसी बात थी ही नहीं। ना ही सिर्फ उस कमरे में कोई ऐसी बात थी, बल्कि सारी की सारी बिल्डिंग में कोई ऐसी बात नहीं थी। अवंतिका के अलावा जो आसपास की लड़कियां थी उनके साथ भी सुष्मिता की काफ़ी अच्छी बन रही थी, और वो उस बिल्डिंग की जो मैनेजर थी, ओनर थी, जो भी थी, जो रख रखाव करती थी, या वार्डन जिसे कह सकते हैं ऑफिशियली, वो भी काफ़ी मिलनसार थी। वो भी काफ़ी लड़कियों के साथ अच्छा ताल्लुक रखती थी, जिसकी वजह से जो ये बिल्डिंग थी ना, खासी इस चीज़ के लिए फेमस थी कि यहाँ पर काफ़ी फ्रेंडली है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा कुछ रोक टोक वाला सिस्टम नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन भी था। इस चीज़ से ना सुष्मिता को कोई प्रॉब्लम थी और ना ही अवंतिका को किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम थी। अब सब कुछ ठीक चल रहा था, कोई भी दिक्कत वाली बात थी नहीं। लेकिन एक रात एक चीख सब कुछ बदल के रख देती है, खास तौर पर सुष्मिता और अवंतिका के लिए। सुष्मिता और अवंतिका रोजाना की तरह अपना काम खत्म करने के बाद, पढ़ने के बाद आराम से सो रही थी। लेकिन एक चीख, एक जोरदार ऊंची चीख, जिससे ना सिर्फ सुष्मिता और अवंतिका की जाग खुलती है, बल्कि सारी की सारी बिल्डिंग की जाग खुल जाती है, जितनी उनमें लड़कियां थी, वार्डन थी। देखते ही देखते एक कॉरिडोर से दूसरे कॉरिडोर, दूसरे कॉरिडोर से तीसरे कॉरिडोर, और बाद में लॉबी में सारी लड़कियां इकट्ठी हो जाती हैं। सबको वो चीख सुनी थी, वो दर्दनाक चीख। वार्डन भी जो है वो जल्दी से बाहर आती है और उसको भी कुछ ज़्यादा पता लग नहीं रहा था। दूसरी बात तो वो चीख निकली भी नहीं थी, लेकिन जिन्होंने भी वो चीख सुनी, वो दर्दनाक चीख सुनी, सबके जो दिल है वो सहम से गए। अब किसी के पास कोई भी जवाब नहीं था, ना सिर्फ सुष्मिता के पास, ना अवंतिका के पास, ना वार्डन के पास, और ना किसी और लड़की के पास। जल्दी से वार्डन लड़कियों की काउंटिंग करती है। पहले पूछा जाता है कि तुम में से किसी ने कोई चीख तो नहीं मारी। उनमें से कोई भी नहीं था जिन्होंने चीख मारी थी।
फिर उसके बाद काउंटिंग की जाती है कि कोई लड़की मिसिंग तो नहीं है। जब सब देखा जाता है तो कोई भी लड़की मिसिंग नहीं थी। अब ये बात रहस्य बन चुकी थी कि वो चीख कहाँ से आई। किसी को कुछ पता ही नहीं लग रहा था कि वो चीख कहाँ से सुनाई दी। देखते ही देखते ये बात एक पहेली बन चुकी थी सबके लिए। खैर कुछ समय बाद सब कुछ सेटल डाउन होता है, क्योंकि दोबारा से कोई चीख की आवाज़ तो आई नहीं। इसलिए फिर सबको कहा जाता है कि आप अपने अपने रूम में जाओ। लेकिन उस रात किसी को भी नींद नहीं आई। रह रह के सबके कानों में उस चीख की आवाज़ हर एक को सोने से रोक रही थी। अब अगले दिन सुबह जब सारे तैयार होकर कॉलेज जाते हैं तो पता लगता है कि कॉलेज बंद है। कॉलेज बेसिकली लड़कियों का कॉलेज ही था। अब बंद होने की कोई वजह तो होनी चाहिए थी। वजह थी, क्योंकि आज एक मौत हुई थी, या यूं कहें कि कल रात एक मौत हुई थी। एक लड़की की मौत हुई थी। वो जो मौत हुई थी वो इनकी बिल्डिंग के बिल्कुल पास की बिल्डिंग में हुई थी मौत। वो भी एक हॉस्टल पीजी टाइप ही था। जो वो चीख की आवाज़ थी ना, वो उस बिल्डिंग से ही आई थी। वहाँ एक लड़की रात को जिसने काफ़ी ऊंची चीख मारी और उसके बाद वो मर गई। अब ये खबर जंगल में आग की तरह फैली। ना ही सिर्फ उस बिल्डिंग में तो होगा ही होगा, बल्कि ये बिल्डिंग में की भी सभी लड़कियों में, आसपास की बिल्डिंग्स में भी, और देखते ही देखते दहशत का माहौल बन गया। अब जो ये एरिया सारे का सारा नॉर्मल था, देखते देखते यहाँ पर एक अजीब सी तरीके की मनहूसियत फैल गई, क्योंकि उस लड़की की मौत का पता लग ही नहीं रहा था कि कैसे हुई, किसी ने मर्डर किया। जो उस लड़की के साथ शेयरिंग में थी लड़की, वो भी सन की सन। हालांकि ये अभी रिवील नहीं हुआ था कि वो लड़की ने कुछ बताया हो। वो लड़की बस अपने घर चली गई थी, पुलिस की तरफ से उसको क्लियरेंस मिल चुकी थी और वो काफ़ी ज़्यादा सदमे में थी, जिसकी वजह से सिर्फ यही खबर पता लगी थी कि एक लड़की की मौत हुई है। हालांकि सुष्मिता और अवंतिका उस लड़की को जानती तो नहीं थी, पर वो थी उसी कॉलेज की, किसी और कक्षा में, किसी और सेमेस्टर में, या जो भी। अब उस लड़की की मौत का सुष्मिता और अवंतिका से क्या लेना देना? शायद लेना देना था, हो सकता है ना भी हो, लेकिन जो इन दोनों के साथ अब इसके बाद होने लग पड़ा, उसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि कुछ लेना देना तो था। अब एक दो दिन बीतते हैं, थोड़ा बहुत जो एनवायरनमेंट है वो नॉर्मल होना शुरू होता है और कॉलेज खुलता है। ये चर्चा का विषय तो था, लेकिन अब धीरे धीरे फिर जो पढ़ाई की तरफ स्टूडेंट्स का ध्यान जाना शुरू होता है। लेकिन एक रात जब सुष्मिता पढ़ाई कर रही थी, और सुष्मिता आमतौर पर अवंतिका से थोड़ा लेट सोती थी। सुष्मिता को मैगजीन्स पढ़ने का शौक था, नॉवेल्स पढ़ने का शौक था, तो पढ़ाई के बाद वो थोड़ा बहुत अपना जो समय है इस चीज़ पर बिताती थी। कुछ देर बाद सुष्मिता महसूस करती है कि अवंतिका के करीब से, या अवंतिका की तरफ से ही कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। जब वो सुष्मिता अवंतिका की तरफ देखती है तो अवंतिका को ऐसे लग रहा था कि जैसे उसको कोई झंझोड़ रहा। अवंतिका बहुत ज़्यादा दबाव में थी और वो हिलने की कोशिश कर रही थी, बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे ना हिला जा रहा था ना ही बोला जा रहा था। अब सुष्मिता उसको हिलाती है कि अबू क्या हुआ, उसको प्यार से अबू कहती थी, अबू क्या हुआ, लेकिन अवंतिका तो कुछ भी सुन ही नहीं पा रही थी। अब सुष्मिता डरती है पहले, वो जल्दी से जग में से पानी थोड़ा सा अपनी हथेली पर डालती है और उसकी छींटे मारती है। उसके बावजूद भी उसको किसी भी तरीके का कुछ महसूस नहीं हुआ। अब सुष्मिता कुछ ज़्यादा ही डर चुकी थी, इसलिए वो थोड़ी सी चूंटी काटती है उसको। जैसे ही चूंटी काटती है तो अचानक से वो अपनी सेंसेस में आती है। वो पूछती है कि अब वो क्या हुआ तुझे? तो वो कहती है कि वो मुझे ना मुझसे ज़बरदस्ती कर रहा था। अब सुष्मिता इधर उधर हैरानी से देखती है कि किसकी बात कर रही है। वो कहती है कि वो ना सुष्मिता मेरे ना ऊपर चढ़ा हुआ था और मुझसे ज़बरदस्ती कर रहा था, मैं हिल भी नहीं पा रही थी, इतना ताकतवर था वो। अब जब ये सुष्मिता सुनती है तो थोड़ा सा हंसने लग पड़ती है। वो कहती है अबू पागल है तू, जो तुझे हुआ है ना ये स्लीप पैरालिसिस होता है। ये आमतौर पर जब बॉडी में थोड़ी सी वीकनेस हो, या थोड़ी सी स्ट्रेस हो, या दिमाग कहीं और लगा हो, तो फिर ऐसी समस्याएं आती हैं।
तो ये कुछ कोई नई बात नहीं है, ये तुझे स्लीप पैरालिसिस हुआ। और इसमें ना कई बार कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जिसमें हमें लगता है कि कोई हमें तंग कर रहा है। कई बार तो लोगों को बूढ़ी दिखाई देती है, कईयों को, वैसे ना तुझे कहूँ, लड़कों को लड़कियाँ दिखाई देती है और लड़कियों को लड़का दिखाई देता है। तुझे दिया लड़का दिखाई। अब वो यानी अवंतिका अब परेशान तो थी, लेकिन ये बात सुनकर हंसने लग पड़ती है। लेकिन इन दोनों की हंसी कुछ ही समय में कफूर हो जाती है, क्योंकि सुष्मिता को थोड़ी सी इचिंग होती है। इचिंग होती है उसकी थाई के आसपास, और जब वो रिमूव करती हैं और वहाँ पर देखती हैं कि वहाँ पर नाखूनों के निशान थे। ये स्लीप पैरालिसिस में नहीं होता। जो नाखूनों के निशान थे वो कोई आम निशान नहीं थे, बहुत बड़े बड़े निशान थे जो सुष्मिता खुद तो कर ही नहीं सकती। अगर किया भी होता तो उसके नाखूनों में उसका मांस तो होता। अब थोड़ी बहुत मरम्म की जाती है। सुष्मिता इसको कवर अप करने की कोशिश तो करती है कि अब वो कोई ऐसी बात नहीं है, कई बार हो जाता है, तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल हम सुबह मंदिर जाएंगे और पंडित जी से मौली बनवाएंगे, कमरे में कुछ गंगा जल भी छिड़केंगे। तुझे पता है अभी क्या माहौल चल रहा है और उसकी वजह से हो सकता है कि कोई दिक्कत आ रही हो। तो ऐसा हो जाता, तुझे पता ही है। सुष्मिता गांव से ताल्लुक़ रखती थी और उसके लिए कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अवंतिका के लिए ये बात थी। अब अगले दिन दोनों जाती हैं, मंदिर जाती हैं, पंडित जी से बात करती हैं। पंडित जी कहते हैं कई बार ऐसी ऊपरी हवाएं होती हैं, चिंता करने की ज़रूरत नहीं। मौली बांधते हैं और गंगा जल भी छिड़कने के लिए देते हैं और उसकी वजह से कुछ दिन फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब कुछ दिन बीतते हैं तो फिर से वही हरकत अवंतिका के साथ होती है, और इस बार तो अवंतिका के ना ही सिर्फ थाई पर बल्कि उसकी ब्रेस्ट पर भी निशान थे, जैसे किसी ने उसकी ब्रेस्ट को बहुत बुरी तरीके से नोचा हो। ये बात बहुत ज़्यादा सीरियस थी, लेकिन सुष्मिता मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो कहती है कि हो सकता है कि कोई दिक्कत हो, स्लीप पैरालिसिस में कई बार ऐसा होता है, कुछ है कुछ है कुछ है। शायद वो अवंतिका के अलावा अपने आप को भी एक दिलासा दे रही थी जो कि बिल्कुल झूठा था, और जो झूठे दिलासे होते हैं वो ज़्यादा देर तक चलते नहीं हैं, उनका अंत एक दिन होता है। और अंत कैसे हुआ? अंत हुआ कि एक बार अवंतिका और सुष्मिता सो रही थी। सुष्मिता को महसूस होता है कि कोई एक हाथ है जो धीरे धीरे उसके ढकनों से ऊपर की ओर जाता जा रहा है। सुष्मिता को लगता है कि कोई मच्छर वगैरह होगा जो जो मतलब उसको कई बार होता है ना, कीड़ा हो गया, मच्छर हो गया, तो वो एक बार हिलती है। पंखा चल रहा था, उसकी वजह से चादर भी हिलती है, और उसने शॉर्ट्स डाले हुए थे, उसकी वजह से उसकी जो टांगे थी वो अनकवर थी और उस पर सिर्फ चादर थी, और हो सकता है कि चादर हिल रही हो। वो चादर को साइड पे करती है। उसके बाद फिर से उसकी जो टखनों के ऊपर से थाई की ओर जो है वो जो हाथ है वो आने शुरू होते हैं। अब सुष्मिता को फिर से महसूस होता है कि कुछ ऐसा है, तो वो फिर से हिलाकर साइड पे करने की कोशिश करती है, लेकिन जांघों से जैसे ही ऊपर उसके हाथ आते तो एकदम से सुष्मिता हिलती है। जब सुष्मिता हिल के देखती है तो कुछ होता नहीं है, लेकिन जो निशान थे वो जरूर थे। निशान बने हुए थे उसके जांघों के, उसके प्राइवेट पार्ट के बिल्कुल पास। जो कंप्लेन कुछ समय पहले अवंतिका कर रही थी और सुष्मिता उसको हल्के में ले रही थी, आज वही सब कुछ सुष्मिता के साथ हो चुका था। अब सुष्मिता जल्दी से अवंतिका को उठाती है। अबू उठ, अबू उठ। अबू आज कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा गुमसुम रहने लग पड़ी थी। 7 से के बाद से बहुत ज़्यादा वो बात करती नहीं थी, और तो और उसका जो रूटीन थी वो भी ख़राब हो चुकी थी, डाइट भी ख़राब हो चुकी थी। उसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर महसूस करती थी और उठने में भी उसको काफ़ी समय लग जाता था। वो उठती है, वो कहती है क्या हुआ यार? जब सुष्मिता उसको दिखाती है अपनी टांगें, अपनी जांघें, तो वो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो बड़ी हैरानी से पूछती है तेरे साथ भी? सुष्मिता की आंखों में आंसू थे। वो अबू को गले लगा लेती है और कहती है यार सॉरी यार, मैंने तुझ पर विश्वास नहीं किया। मैं तो सोचती थी कि पता नहीं ये क्या बात है, पता नहीं कुछ होगा, लेकिन मैं तुझे सच कहूँ तो बस झूठा भरोसा ही तसल्ली दे रही थी। मेरे साथ भी ये हुआ आज पहली बार। ये नॉर्मल नहीं है। अब ये ऐसी बात थी जो किसी के साथ ही ओपनली कर भी नहीं सकती थी। माने कि अगर वो किसी अपनी वार्डन के साथ करती तो हो सकता है कि वार्डन
कुछ गलत सोचते हैं उनके बारे में कि क्या पता ये क्या करती हैं, और इल्ज़ाम लगाना चाहती हैं इस हॉस्टल पर। अब ये बात का पता सुष्मिता और अवंतिका लगाएं कैसे, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। पंडित जी का फ़ोन नंबर इन्होंने ले लिया था। इन्होंने पंडित जी से बात की। पंडित जी को हल्का फुल्का उन्होंने बताया, और पंडित जी ने कहा कि अब रूम में कोई समस्या हो सकती है तो तुम रूम में जो थोड़ा सा आरती वगैरह किया करो, परमात्मा का नाम लिया करो, और हो सकता है इससे कुछ फर्क पड़ जाए। ये बात मानी जाती है और इससे कुछ फर्क पड़ने भी लग पड़ता है। कुछ दिन बीतते हैं, धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। एक दिन जब सुष्मिता और अवंतिका अपने रूम में आती हैं तो देखती हैं कि रूम का ताला खुला होता है। ये दोनों देख के हैरान कि ऐसा कैसे हो सकता है, चाबी तो सिर्फ हमारे पास है। जब रूम को देखती हैं तो रूम बिल्कुल ठीक था, एक चीज भी 1 इंच इधर उधर नहीं हुई थी। लेकिन एक चीज एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी, एक लंबी सी कील जो उनके बेड के बिल्कुल पास पड़ी थी। सुष्मिता देखती है उसको, वो कहती है कि ये कील कहाँ से आई। अवंतिका कहती है कि पता नहीं यार ये कील कहाँ से आई, आज से पहले तो नहीं देखी, दरवाजा भी खुला हुआ है, कोई स्पेशल रख कर तो नहीं गया। अवंतिका कहती है छोड़ पर आए यार, इसको बाहर फेंकते हैं। सुष्मिता कहती है नहीं नहीं, तुझे नहीं पता इस कील का, ये क्या चीज है। अवंतिका उसको काफी हैरानी से देखती है और कहती है कि क्या चीज है, मैं समझी नहीं। वो कहती है कि तुझे हो सकता ना पता हो, शहर में ज्यादा पता नहीं होता, लेकिन गांव में इस कील को लेकर बहुत बड़े बड़े जादू टोने होते हैं। अब हो सकता है कि अवंतिका आज से कुछ दिन पहले इन बातों को ना मानती, लेकिन आज वो इन बातों को मानने के लिए मजबूर थी, क्योंकि जो उनके साथ पिछले कुछ दिन से हो रहा था वो कुछ पैरानॉर्मल ही तो था। अब ये बात सुनने के बाद वो जो कील है वो पीछे की खिड़की से बाहर की तरफ फेंकती हैं और चले जाती हैं वार्डन के पास। वार्डन को जाकर सारी बात बताती हैं कि हमारे घर का जो, हमारे जो रूम का जो ताला है वो खुला हुआ था, क्या कोई बैकअप चाबी है, कुछ पता किया। लेकिन उसने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी चीज इधर से उधर हुई क्या। तो वो कहते हैं कि नहीं, लेकिन ताला तो खुला है। अब वार्डन भी अपनी जगह पर ठीक थी कि कुछ इधर से उधर नहीं हुआ, और अवंतिका और सुष्मिता भी अपने आप पर ठीक थी कि ताला तो खुला है, और वो कील उसके बारे में उन्होंने बात की नहीं, क्योंकि उसका निपटारा तो वो कर चुकी थी। अब 1-2 दिन और बीतते हैं। उनका पीछा जो खरोंचों से या इस तरीके के पैरालिसिस से तो छूट चुका था। शायद सुबह शाम आरती करने की वजह से, पाठ पूजा करने की वजह से, लेकिन एक नई मुसीबत जो उनको नजर आ रही थी, हालांकि वो उनको हार्म तो नहीं पहुंचा रही थी, हर्ट तो नहीं कर रही थी, लेकिन परेशानी का सबब तो बन रही थी। जो कील वो खिड़की के बाहर फेंक चुकी थी, उनको गाहे बगाहे अपने कमरे में किसी न किसी जगह पर मिलने लगी। अब वो सोचती थी कि भाई हम इसको फेंकते हैं या फिर यहाँ वहीं आती है, या हम ही पागल तो नहीं है, हम फेंकना भूल जाते हैं और सोचते हैं कि फेंक दिए। एक बार तो इन्होंने वीडियो बनाकर कील को फेंका कि आज हमने वीडियो बना ली है, अगर फिर से हम नजर आई कम से कम हम तो अपने आप पर ट्रस्ट कर पाएंगे। 2 दिन बीतते हैं, 3 दिन बीतते हैं, 4 दिन बीतते हैं, हफ्ता बीतता है, वो कील नजर नहीं आती, और कहीं ना कहीं ये मान लेती हैं कि हम ही पागल होंगे, हम इधर उधर फेंकती नहीं है, और हमने सोचा कि कील फेंक दी है, अब हमने वीडियो बना ली है, उसके बाद से कील नजर नहीं आई, यानी कि कील गायब, खत्म। इसी दौरान अब कॉलेज में जो बात ठंडी पड़ चुकी थी काफी समय से कि एक लड़की का मर्डर हुआ है, उसकी जान गई है रहस्यमय हालातों में, उसकी पोस्टमार्टम करने के बाद भी उसके जो आया पोस्टमार्टम में, दैट वाज द कार्डियक अरेस्ट। बात आई गई होगी थी कि भाई मर्डर नहीं है, लेकिन बात ठंडी पड़ी ही थी कि कॉलेज में फिर से कौतूहल की स्थिति बनती है, क्योंकि जो उसकी रूममेट थी ना, वो अब आई थी कॉलेज में काफी समय बाद। वो घर चली गई थी, वो बहुत बड़े सदमे में थी, और होता भी है, ऐसा होता भी है। अब वो जब आई तो फिर कुछ लड़कियों का झुंड उसके आसपास बना, जो जानना चाहती थी कि आखिर हुआ क्या। ये दोनों लड़कियां, अवंतिका और सुष्मिता, ये उसको जानती नहीं थी,
लेकिन अब एक तरह की सिंपैथी थी, एक तरह का एक जुड़ाव सा था, या यूँ कहें कि जानने की लालसा कि आखिर हुआ क्या? इसलिए उन्होंने बात करने की कोशिश की। लेकिन अब फर्स्ट स्टैंड में तो जो उसकी सहेलियाँ थी, जो उसको ज़्यादा जानती थी, उनके साथ ही तो बातें होनी थी। लेकिन 1-2 दिन के अंदर-अंदर इनको मौका मिला उसके साथ बात करने का, उसके साथ जान-पहचान बनाने का। उसको सिम्पैथी की गई, एम्पैथी की गई, फिर उसके बाद उससे बात करने की कोशिश की गई। अब वो लड़की बताती है कि जो मेरी दोस्त थी ना, रितिका, बिल्कुल अच्छी थी, कोई उसमें किसी तरीके की कोई भी मतलब ऐसी समस्या थी नहीं। उसका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था कि कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो। अब जैसे कि पोस्टमार्टम में आया है कि कार्डियक अरेस्ट हुआ है, मैं मान भी सकती हूँ कार्डियक अरेस्ट हुआ है, क्योंकि मेरे सामने तो उसकी जान गई है। अरे मैं उसके साथ ही तो सो रही थी, अचानक से वो ऊंची सी चीख मारती है और उसके बाद वो अनकॉन्शियस हो जाती है। जब हॉस्पिटल में उसको लेकर जाया जाता है तो उसकी मौत हो चुकी होती है। लेकिन ये तो किस्सा है ना तब का, जब उसकी मौत हुई है। उससे पहले क्या? अब वो बताती है उससे पहले की घटना है, वो घटनाएं जो उसके साथ घटने लगी और उसके बाद धीरे धीरे करके उसकी जान पर बन आई और जान चली भी गई। वो कहती है कि रितिका कुछ समय से मेरे साथ कंप्लेन करती थी कि यार ये देख, मेरे पास मेरे से खरोंच के निशान आ रहे हैं मेरे शरीर पर, ऐसे लगता है कि कोई मेरे साथ रेप करता है, लेकिन वो नजर नहीं आता। वो कहती थी कि वो तो वर्जिन थी, लेकिन जब मैंने चेक किया उसकी कंप्लेन पर तो उसकी वर्जिनिटी नहीं थी। मैं हैरान थी। कई बार सोचती थी कि शायद उसका कोई चक्कर तो नहीं चल रहा, वो बातें तो नहीं बना रही। लेकिन जब वो जख्मों के निशान दिखाती थी तो वो बिल्कुल ताज़े होते थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे कमरे में मेरे सामने होते हुए कोई चला जाए और मुझे नज़र भी ना आए और उस पर बिल्कुल खरोंचों के निशान हो। ये सब कुछ चलता रहा। हमने थोड़ा बहुत मतलब मंदिर वगैरह से भी कराया, कभी फ़र्क पड़ जाता, कभी ठीक हो जाता। लेकिन एक दिन हमें अपने रूम में कील नज़र आई। वो जो कील थी ना, वो पता नहीं क्या चीज़ थी कि हम उसको जहाँ पर मर्ज़ी फेंकते, कुछ दिनों बाद वो नज़र आती। हम उसको बेड के नीचे रख देते, फिर वो बेड के ऊपर आती। बाहर डस्टबिन में फेंकते, फिर भी नज़र आती। फ्लश तक कर दिया, फिर भी नज़र आती। बाहर फेंका, नज़र आती। अपने कॉलेज के बाहर फेंका, फिर भी नज़र आती। हम किसी दिन घूमने गए, पर्स में डालकर वहाँ पर फेंक गया, फिर भी नज़र आती। उसके बाद एक दिन उसकी मौत हो गई। कमरा तो सील होना ही था। जो उसके बिलोंगिंग्स थे वो उसके माता पिता ले गए। अब मैं उस कमरे में रहने तो वाली नहीं थी, लेकिन मैं कोई अपना सामान लेकर गई नहीं थी। जिस दिन मैं अपना सामान लेने आई, सब कुछ था सिवाय उस कील के। पता नहीं क्या था, मुझे नहीं पता। मैं अब इससे ज़्यादा कुछ आपसे कह नहीं सकती। ये बातें सुष्मिता और अवंतिका जब सुन रही थी ना, तो उनकी आंखों में खौफ महसूस कर पा रही थी रितिका। रितिका कहती है कि क्या हुआ, ठीक तो हो? सुष्मिता और अवंतिका ये कैसे कह पाती है उनको कि हम ठीक हैं, क्योंकि जो बातें वो बता रही थी रितिका के साथ, वो इन दोनों के साथ चल रही थी। अब ये महसूस कर पा रही थी कि बहुत जल्द जो रितिका के साथ हुआ है, हम दोनों में से किसी एक के साथ होने वाला है, या फिर यूं कहें कि दोनों के साथ। ये उसको साहस बनाती है, ये उनको, उस लड़की को एक्सक्यूज करती है और भागी भागी रूम की तरफ आती है कि क्या करें। जैसे ही रूम का दरवाज़ा खोलती हैं तो सामने नजर आती है वो कील। अब ये जब देखती हैं तो बस दोनों हिम्मत छोड़ देती हैं। वो फ़ोन करती हैं पंडित जी को कि आप प्लीज़ जल्दी से आ सकते हैं। उसको उनको सारी बात बताई जाती है। फिर एक वार्डन की जो है वो परमिशन ली जाती है कि एक पंडित जी हैं जो हमारे चाचा जी ही लगते हैं, वो कुछ आकर हमारे रूम में थोड़ा सा पाठ करना चाहते हैं, कुछ ठीक नहीं चल रहा, तो अगर आप इजाज़त दें। तो इजाज़त दे जाती है और उनके साथ एक आदमी भी आता है। जैसे ही वो आदमी अंदर कदम रखता है, उसके सामने कील भी पड़ी होती है। वो बस एक बात कहता है कि इस रूम को छोड़ दो।
जितना जल्दी हो सके। ना ही इस रूम को छोड़ो, इस शहर को छोड़कर चली जाओ जितना जल्दी हो सके। वो शैतान तुम दोनों के पीछे है और तुम दोनों की जान लेकर छोड़ेगा। मैं उपाय कर सकता हूँ, उससे कुछ समय तक फर्क पड़ सकता है, लेकिन तुम अगर इस इलाके के आसपास, इस शहर में, इस इलाके से गलती से भी घूमती नजर आई तो वो शैतान तुम्हारा पीछा करेगा। चली जाओ, यहाँ से चली जाओ, और जाके फिर मैं बताऊंगा तुम्हारे जब तुम घर पहुंचोगी क्या करना है। अवंतिका और सुष्मिता तो समझ ही नहीं पा रही थी कि ये क्या हो रहा है। इन दोनों के लिए नई बात थी। फोन किया जाता है इनके घर वालों को, घर वाले आते हैं, फिर इनको मंदिर में बिठाकर सारी बात बताई जाती है कि जो ये शैतान कोई आत्मा है, किसी प्रेत की आत्मा है, आज से काफी समय पहले इस बिल्डिंग के आसपास रहता था और वो काफी ज्यादा करैक्टर का ढीला था। एक लड़की जो जिसको ये परेशान किया करता था, तो वो अक्सर इसका पीछा किया करता था लड़की इससे पीछा छुड़ाती होती थी। एक दिन सुनसान इलाके में उस लड़की के साथ इसने जबरदस्ती करने की कोशिश की। वो सुनसान इलाके में उसको एक गली की तरफ ले गया जहां पर उसने उसका रेप करने की कोशिश की। जैसे ही लड़की गिरी, उसके हाथ पीछे हुए, उसके हाथ में एक लंबी सी कील आई। उसने उसकी आंख में कील मारी, वो पीछे हुआ और उसके बाद उसके छाती में, जिससे उसकी मौत हो गई। अब ये जो पंडित जी और उनके साथ भगत थे वो सारा विजुअलाइज कर पा रहे थे उस कील को पकड़ के कि इस कील का इतिहास क्या है। वो तो लड़की छूट गई होगी, अब सेल्फ डिफेंस में किया, लेकिन ये कील पता नहीं कैसे यहाँ पर वापस आ गई। पुलिस कस्टडी में होनी चाहिए थी, कहीं दबी गई होगी कंस्ट्रक्शन की वजह से, फिर निकल ही गई, और ये प्रेत फिर अब लड़कियों का शिकार करता है। वो जो लड़की मरी थी ना, वो उसकी वजह से मरी थी। अब उसकी तुम पर नजर है, ये नहीं पता कि कैसे नजर पड़ी, लेकिन है। इसलिए यहाँ पर तुम अगर आओगी तो तुम्हारी मौत निश्चित है, और इस शहर में भी कुछ कहा नहीं जा सकता कि हो सकता है कि वो प्रेत कहीं पर भी तुम पर हावी हो जाए। तो इस शहर से चली जाओ, उपाय किए जाएंगे, अनुष्ठान किए जाएंगे, लेकिन दोबारा से करनाल में मत आना। अब भारत में रहते हुए ये दोनों लड़कियां करनाल नहीं आ सकती। उसके बाद ठीक थी, काफी कोई दिक्कत परेशानी तो आई नहीं इनको, लेकिन ये तजर्बा जो था, यूं माने कि एक लड़की जिसकी मौत हुई थी, जिसका बलात्कार एक प्रेत ने किया, इन दोनों का भी ऐसा हशर होते होते बचा, परमात्मा की कृपा से। हाँ, वो बदनसीब थी। आई होप किस्सा पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बढ़ते हैं अब हम अगले किस्से की ओर। रजनीश एक हठी व्यक्ति है। कई बार जो हठ होता है वो नुकसान का बन जाता है कारण, और उनके साथ शायद यही हुआ। रजनीश बताते हैं कि ये अपने कज़न के गांव गए थे किसी काम से, और इनके कज़न के जैसे दो गांव हैं पास पास में ही, कुछ एक दो तीन किलोमीटर की दूरी पर। अब ये एक कज़न के पास जाते हैं, वहाँ पर भी मिलना तो होता ही है, बाकी भैया भाई हैं गांव में, तो जो एक दो आसपास के रिश्तेदार जो दूसरे गांव में रहते हैं वहाँ पर भी मिलना लाजमी होता है। तो रजनीश जाते हैं एक गांव से दूसरे गांव मिलने के लिए। तो इन्होंने कमिटमेंट की थी कि भाई अपने जो दूसरे कज़न थे कि मैं रात तक वापस आ जाऊँगा। ये दूसरे अपने भाई के पास जाते हैं, कज़न ब्रदर के पास, और खाते पीते हैं, बातें बूतें करते हैं। अब रात का थोड़ा सा समय होने लग पड़ता है, कुछ 6-6:30 के बाद, तकरीबन रात, वो सर्दियों के दिन थे। तो ये कहते हैं कज़न को कि भाई चलो अब मैं ना चलता हूँ, पैदल ही चले जाऊँगा, 2-3 किलोमीटर दूर तो है गाँव, और चलता हूँ पैदल ही। अब इनका कज़न कहता है कि भाई अब इस समय, तो ये कहते हैं कि इस समय क्या हुआ। कहते हैं भाई यहाँ पर रात को एक आत्मा भटकती है। जब ये रजनीश बात सुनते हैं ना, तो उनकी सिट्टी पिट्टी खोल हो जाती है। आत्मा? किसकी आत्मा?
तो कहता है भाई ये ना कुछ समय पहले यहाँ पर एक औरत की मौत हुई थी। तो कहते हैं कि उसकी आत्मा भड़कती है, जो रोड से तूने जाना ना उसी रोड से उसका एक्सीडेंट हुआ था। उसका सर बड़ी बुरी तरीके से कुचला गया था। आज वो लोगों को दिखाई देती है, उसका सर वैसे ही कुचला होता है। अरे भाई यहाँ पर तो जैसी शाम होती है तो उस सड़क से तो कोई अकेले गुजरता नहीं हो, तू जाएगा वहां पर पैदल, सवारी नहीं उठता। अब रजनीश ये बात सुनते हैं तो सिट्टी पुट्टी गुल हो जाती है। रजनीश के स्वभाव का तो सबको पता था कि भाई अड़ियल बंदा है, अगर इसने कह दिया कि मैं रात को निकलूंगा तो निकलूंगा। लेकिन ये सुनने के बाद वो थोड़े से अपना प्लान में चेंजेस करने के सोचते हैं। अब रजनीश के मौसा जी आते हैं और वो कहते हैं कि बेटा एक काम कर, अगर तुमने जाना ही है तो फिर जल्दी से चले जाओ, क्योंकि रात होने को है और भाई गांव का माहौल है। रजनीश कहता है कि नहीं नहीं वो मौसा जी मैंने नहीं जाना। मौसा जी खुश तो होते हैं लेकिन हैरान भी। वो कहते हैं भी आज सूर्य कहाँ से निकला यार। अरे रजनीश तू तो रियल बंदा है भाई, तू तो कहता है अगर जाना तो जाना, तो तुझे रोकने वाला कौन पैदा हो गया। तो रजनीश कहता कि वैसे तो मैंने चले जाना था मौसा जी, लेकिन वो आत्मा। अब मौसा जी उसकी तरफ हैरानी से देखते हैं, आत्मा? कौन सी आत्मा? तो रजनीश कहता है कि वो कह रहा था कि मतलब उनका कजन की तरफ इशारा करके कहते हैं कि कह रहा था कि वो लड़की एक औरत मरी है, उसका सर कुचल गया, ऐसी आत्मा उसकी घूमती है। अब जब ये बात हो रही होती है ना तो उनका कजन मौसा की तरफ देख के हंसने लग पड़ता है। इसके मौसा भी हंसने लग पड़ती है ऊंची ऊंची। रजनीश को समझने में देरी न लगी कि उसके साथ मजाक हो गया। मौसा जी कहते हैं भाई तेरा मजाक उड़ा रहा था, कोई आत्मा उत्मा नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। मैं तो वैसे ही कह रहा था कि रात का समय है तो रुक जाता, लेकिन अब रजनीश जो है वो अड़ चुका था। वो कहता है नहीं मैं तो जाऊंगा। अब मौसा जी उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन रजनीश की आन बान शान पर बात आ चुकी थी कि भाई एक तो मेरे साथ मजाक हुआ, मुझे डराया गया, मैं डर भी गया। अब अगर मैं नहीं जाता तो ये रात को मेरा मजाक उड़ाएंगे और ताउम्र के लिए मेरा मजाक बन जाएगा। लाख समझाने के बावजूद भी रजनीश नहीं मानता और इस बात को तकरीबन 1.5-2 घंटे हो जाते हैं। रात के खाने का समय भी हो जाता है। खाना खाने के बाद रजनीश लाख समझाने के बावजूद नहीं मानता और चलने के लिए तैयार हो जाता है। रजनीश के मौसा जी कहते हैं कि भाई अगर जाना ही है तो गाड़ी पर तुझे छोड़ आते हैं, लेकिन रजनीश जैसे मैंने कहा अड़ियल। वो कहता है कि नहीं, जाऊंगा तो मैं अकेला ही, वरना सारी उम्र का मजाक बन के रह जाएगा कि रजनीश डर चुका था और उसको गाड़ी पर छोड़कर आया गया। अब उसके मौसा जी कहीं ना कहीं अपने बेटे पर भी गुस्से हो रहे हैं कि यार तूने क्या कर दिया। चलो खैर, हंसी मजाक की बात थी। अब रजनीश चल पड़ता है उस रास्ते पर अपने दूसरे रिश्तेदार की तरफ। रजनीश को गुस्सा था, वो सोच रहा था कि मैं किसी ना किसी दिन तो बदला लूंगा। कुछ समय बाद उसको आगे एक इंसान दिखाई देता है जिसने अपने सारे शरीर पर कंबल ओढ़ रखा था। रजनीश को लगता है कि कोई आदमी है जो इंतजार कर रहा है किसी व्हीकल का। अब जैसे ही वो रजनीश उसको क्रॉस करता है ना तो उसके पीछे से उसको आवाज आती है, बेटा रजनीश। रजनीश एकदम से हैरान होता है। इससे पहले कि कुछ वो सोच पाता तो वो कहता है कि बेटा मुझे अपने जरा साथ ले चलोगे, मुझे ठंड लग रही है और अकेले चलने में मुझे डर लग रहा है। रजनीश कहता है जी चलो। इतने छोटे स्पैन में जब दो बातें होगी तो रजनीश के बात में ये समझ में ये बात आई नहीं कि ये मेरा नाम कैसे जानता है, मैं तो इस गांव में रहने वाला भी नहीं हूँ। रजनीश अब चलने लग पड़ता है। चलते चलते वो ये नोट करता है कि जो एक आदमी है जो उसके साथ चल रहा है वो सड़क में इसके साथ चलते चलते एक खेत की ओर जाना शुरू कर देता है। वो आवाज लगाता है, रजनीश बाबा जी कहाँ जा रहे हो, सड़क किस तरफ है। वो बाबा कहता है कि कुआं उस तरफ है। अब रजनीश हैरान परेशान कि भाई सड़क की तरफ जाना है या कुएं की तरफ जाना है। तो रजनीश कहता है कि बाबा जी कुएं की तरफ थोड़ा जाना है, आप तो कह रहे थे कि आपने अगले गांव जाना है। तो वो जो बूढ़ा है वो कहता है कि नहीं नहीं बेटा, वो मेरा कुआं है और मैं वहां पर जा रहा हूँ, आजा तू भी साथ में आजा। रजनीश हैरान परेशान कि भाई मैं कुएं पर जाकर क्या करूंगा। वो कहता है कि बाबा जी अगर आपने यहीं पे जाना तो ठीक है, मैं आगे चल रहा हूँ। तो
पीछे से आवाज आती है, रुक। रजनीश देखता है कि जो वो कंबल ओढ़े था वो कुएं की पगडंडी पर चढ़ता है। कुएं की मुनार कहते हैं, मंडीर मंडीर पर वो खड़ा होता है और अचानक से वो जो कंबल है वो नीचे गिर जाता है। बस अब ये देखने की देर थी कि रजनीश की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वो भागता है आगे की तरफ, क्योंकि उसको पता लग चुका था कि जो मैंने भी नज़ारा देखा है ये किसी इंसान का किया धरा नहीं है, ये भूत है या फिर छलावा। कुछ ही कदम आगे जाता है, अचानक से रजनीश का ध्यान फिर दाईं तरफ जाता है। एक कुआं, उस पर चढ़ रहा है एक इंसान नुमा शख्सियत, कंबल ओढ़े हुए, और वो कंबल फिर से गिर रहा। रजनीश अब ये समझ चुका था कि ये कोई प्रेत नहीं, ये छलावा है और अब मैं छलावे के जाल में फंस चुका हूँ। जब तक मैं उस कुएं की तरफ नहीं जाऊंगा तब तक ये मेरे साथ चलता रहेगा, ऐसे ही घुमावदार चलता रहेगा और ये प्रेत आज मुझे उस कुएं में गिराकर ही मारेगा। अब इससे बचने का एक रास्ता रजनीश को सिर्फ नजर आया कि वो वहीं पर बैठ गया जहां पर उसको जगह मिली बैठने के लिए, क्योंकि अगर वो जितनी बार घूमेगा तो उतनी बार वो माया जाल में फंसता जाएगा। अब सर्दियों के दिन, रात का समय, रजनीश मोबाइल चलाकर देख रहा है। उसमें कोई नेटवर्क नहीं ताकि किसी को अगर बुलाया भी जा सके, और वो कोस रहा है अपने आप को कि वो क्यों गया, उसने क्यों अपनी रिश्तेदारों की बात नहीं मानी। और उसकी आंखों के सामने कुछ समय बाद वही नज़ारा बार बार होता जा रहा था और वो शख्स बार बार रजनीश को उस कुएं की तरफ आने के लिए कह रहा था। कुछ समय तक तो रजनीश इस चीज को बर्दाश्त करता रहा, लेकिन उसके बाद उसकी बर्दाश्त शक्ति खत्म हुई और वो बेहोश हो गया। अब रात के समय में रजनीश अपने दूसरी जगह पे पहुंचा नहीं, परेशानी होना लाजमी था। दूसरी जगह उधर फोन हुआ, रजनीश का फोन ट्राई किया गया, रजनीश का फोन तो लग ही नहीं रहा था। तो फिर खोज शुरू हुई रजनीश की, लेकिन मायाजाल छलावे का ऐसा था कि वो उसी रास्ते से सारे रात को परिवार कितनी बार इधर उधर घूमता रहा, कितनी बार खेतों में भी देखता रहा, लेकिन रजनीश तो मिला ही नहीं। अब अगले दिन जब सुबह रजनीश की होश आती है तो वो देखता है कि वो किसी खेत में पड़ा हुआ है और कोई उसके आसपास नहीं है। धूप लगी हुई है जिससे ये पता लग रहा था कि कुछ 9-10 बजे का समय होगा। अब रजनीश ये हैरान होता है कि भाई इस समय में कोई मुझे ढूंढने के लिए भी नहीं आया और मैं तो हूँ भी रोड के पास ही, अगर होता तो किसी को नजर तो आ ही जाता। ये कैसे हो सकता है? उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो चुका था और अब वो ये समझ पा रहा था कि ये जो सामने है मेरी असलियत है भी कि नहीं, कहीं दिन गलती से मुझे छलावे में दोबारा डालने के लिए तो नहीं कहा गया। वो सामने देखता है, उसको सामने कुआं नजर आता है वो ही, लेकिन अब वो इंसान नजर नहीं आ रहा था। वो धीरे धीरे उस कुएं की तरफ बढ़ता है। जब वो देखता है तो वो कुआं बिल्कुल उजाड़ हुआ था, अंदर झाड़ियां लंबी लंबी हुई थी। अब रजनीश भागता है अपने उस दोबारा मौसा जी के घर की तरफ। इस बार रास्ता सही पड़ा और वो भागता है। जब वो घर पहुंचता है तो घर के अंदर भीड़ लगी हुई थी और जैसे ही सब रजनीश को देखते हैं तो बस सबकी, जिसे कहते हैं, चिंता खत्म होती है और उसके मौसा जी मौसी जी गले लगा लेते हैं और रोने लग पड़ते हैं। अब रजनीश तो पहले समझ ही नहीं पा रहा था कि भाई इतना मुझसे प्यार होता तो मुझे ढूंढ ना रहे होते। रजनीश ये गिला करता भी उनसे तो कहते हैं कि हम तो सारी रात तुम्हें ढूंढते रहे, तुम कहीं नजर ही नहीं आए। उसके बाद फिर रजनीश बताता है उसके साथ जो हुआ, जो उसके साथ बीता। जब ये सब कुछ बताया जाता है रजनीश के द्वारा तो फिर उसके मौसा जी कहते हैं कि किस कुएं की बात कर रहे हो? तो रजनीश कहता है कि एक वो कुआं है। रजनीश के मौसा को कहते हैं मुझे लेकर जाओ। जब उसको, रजनीश के मौसा को उस कुएं के पास लेकर जाया जाता है तो उसके मौसा जी हैरान तो होते हैं कि भाई ये कुआं चलो देखा है खेत में, लेकिन कभी हमने कोई ऐसी वारदात सुनी नहीं। अब काफी पुराना कुआं था, कोई रीसेंट हिस्ट्री इसकी थी नहीं, उजड़ा हुआ कुआं था। तो फिर पकड़ा जाता है किसी बाबा जी को, मतलब बूढ़े इंसान को जो काफी बुजुर्ग होंगे, उनको कहा जाता है कि कुछ कुएं का पता है आपको? तो फिर
वो बताते हैं कि ये कुआं दो भाइयों का था और एक बार उनमें इन कुएं को लेकर लड़ाई होगी और जो छोटे भाई थे उसने बड़े भाई को काट के कुएं में फेंक दिया। तो रजनीश कहता है कि जो आदमी को मतलब फेंका कुएं में वो मतलब क्या था। कहते भाई कुछ नहीं, बस सर्दियों की रात थी, उसको लेकर गया किसी बहाने। तो अगले दिन बस उसका कंबल नजर आया और उसकी कटी हुई लाश नीचे। अब कंबल से रजनीश को याद आता है कि क्यों बार बार वो कंबल वहीं पर ही गिर जाता था और इंसान गायब हो जाता था। रजनीश को समझने में देरी न लगी कि भले ही इस रास्ते पर कोई औरत जिसका सर कुचला गया हो एक्सीडेंट से, उसकी आत्मा तो नहीं भटकती, लेकिन एक इंसान है जिसको काट कर उस कुएं में फेंका गया था, उसके ही कुएं में वो जरूर घूमता है। और कोई अगर उसकी पकड़ में आ जाए तो बहुत जल्द छूटता नहीं है, जैसे कि मैं। हाँ, किस्मत अच्छी थी कि मैं बेहोश हो गया। अगर मैं बेहोश ना होता तो शायद मैं उस कुएं की तरफ खिंचा चला जाता और मेरा हाल भी वही होता जो किसी जमाने में उस शख्स का हुआ था। अब एक मजाक से शुरू हुई बात सच में एक भूतवा किस्से पर जाकर खत्म हो गई। अब ये बात रजनीश का मजाक बनाने वाली तो थी नहीं। आज भी इनके घर में ये किस्सा सुनाया जाता है। उस गांव से, उस सड़क से कम से कम इनके परिवार वाला तो कोई अकेला नहीं गुजरता। और सभी ये दुआ करते हैं कि कोई इनको खड़ा हुआ शख्स नजर ना आ जाए जिसने कंबल ओढ़ा हो और जो उनका नाम लेकर बुलाए। रजनीश को वहीं पर समझ आना चाहिए था कि मेरा नाम किसी ने कैसे बुला लिया, मुझे तो कोई जानता नहीं। उम्मीद करता हूँ ये किस्सा भी आपको पसंद आया होगा, और आपको पसंद आया है तो जल्दी से इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको किस्सा। और इसी के साथ ही आज का जो एपिसोड है इसको ख़त्म करते हैं और मिलेंगे जल्दी अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।